हेलो एवरीवन। आज हम द हिंदू के आज 16 जून है 2025, तो उसके हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो जैसे आपको पता ही है कि जो जून मंथ है वो चाइल्ड अवेयरनेस मंथ चल रहा है। तो उससे रिलेटेड एक पहल की जा रही है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने बच्चों के लिए एक रेडियो को स्थापित करने की एक पहल की है, शुरुआत करी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि जो इमीडिएट मीटिंग की जा रही है G7 कंट्रीज़ की। तो G7 एक समिट होता है, तो उसका जो तत्कालीन सम्मेलन किया जा रहा है कनाडा में, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद है ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसके बीच जो ट्रंप की भूमिका है, ट्रंप क्या चाहते हैं या उनकी क्या भूमिका है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारी पहली न्यूज़ है मीडियम एंड मैसेज केरल चाइल्ड राइट्स पैनल टू लॉन्च इंटरनेट रेडियो फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए उन्होंने रेडियो को लॉन्च करने की एक पहल की शुरुआत करी है। केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है जो बच्चों के लिए एक इंटरनेट रेडियो नेलिका शुरू करने जा रहा है। ये रेडियो का नाम है रेडियो नेलिका। ये पहल क्या है कि बच्चों के लिए सुरक्षित शिक्षाप्रद एजुकेशन से रिलेटेड मनोरंजक एंटरटेनमेंट तरीके से सामग्री प्रदान करने की कोशिश करेगी। तो इसके लाभ क्या हो सकते हैं? जब बच्चों को उनके लेवल का कंटेंट दिया जाएगा, अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए, शिक्षा को लेकर उनको बहुत ही उपयोगी सामग्री पहुंचाने के लिए इन सभी को, तो इसके बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि सुरक्षित सामग्री पहुंचेगी। जैसे कि मोबाइल पर हम देखते हैं तो बच्चे किसी भी प्रकार के सामने वीडियो आ जाती है तो उससे वो कुछ सही चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें सामने आ जाती हैं तो वो सही चीज़ नहीं सीख पाते। तो इसी वजह से सुरक्षित और उपयुक्त सामग्री बच्चों तक पहुंचाने की एक पहल है। तो इसको विशेष तौर पर बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है और विज्ञापन मुक्त, कि उसमें कोई भी ऐड नहीं आएगी। जैसे हम टेलीविज़न या कहीं भी देखते हैं तो उसमें बीच में ऐड आ जाती है, लेकिन इस रेडियो में कोई ऐड नहीं होगी। तो आयु के अकॉर्डिंग ये सुरक्षित है, जिन बच्चों के लिए ये शुरू किया जाएगा उनकी आयु के अकॉर्डिंग ही उन्हें कंटेंट मिलेगा रेडियो पर। दूसरा फ़ायदा हो सकता है शिक्षा और जागरूकता में। तो जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ जब बात हुई तो उनका कहना है कि जो शिक्षा कार्यक्रम है उसके माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों के बारे में भी नॉलेज दे सकते हैं। तो रेडियो के थ्रू बच्चों को बहुत उनके लेवल की जो भी उनके अधिकार हैं, उनका स्वास्थ्य, जो उनको कैसे हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी रहने के क्या फ़ायदे हैं, तो बच्चों के लेवल पर जाकर उस लेवल का कंटेंट तैयार करके उस चीज़ों को बच्चों के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करके उन तक सामाजिक मुद्दों के बारे में हर एक प्रकार की जानकारी दी जाएगी। इसमें जो रचनात्मकता है उसको, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि कहानियाँ होंगी, इसमें संगीत हो सकता है, इंटरएक्टिव हो सकता है। इंटरएक्टिव जो एक दूसरे से जैसे इंटरएक्टिव जो होते हैं कन्वर्सेशन सामग्री, तो बच्चों में क्रिएटिविटी और कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करती है। जैसे हम बच्चों को कोई भी कहानी सुनाते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे इमेजिन कर लेते हैं कहानी में कुछ ऐसा हुआ था या ऐसे। तो जो उनकी जो इमेजिनरी पावर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ये पहल की गई है। इसके बाद मनोरंजन, बच्चों का इसके साथ साथ ही मनोरंजन होगा। आज क्या करते हैं बच्चे? मनोरंजन करने के लिए टेलीविज़न, मोबाइल देखते हैं, इंटरनेट इतना ज़्यादा चलाते हैं कि इंटरनेट पर कुछ भी आता है, ऊट पटांग सी वीडियोस, रील्स, कुछ भी आता रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, मनोरंजन उनका माइंडसेट वैसा बन जाता है। तो इसी वजह से जो बच्चे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ सही है वो ही प्रदान की जाए। उसके अलावा उन्हें कोई भी फालतू की, कोई भी ऊट पटांग सी चीज़ ना देखने को मिले, ना सुनने को मिले। तो उनका ये एक मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन होगा, क्योंकि बच्चों को हम 24 घंटों ये समझाते नहीं रह सकते कि आप ये करो सही है, ये गलत है। उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो एज होती है वो एज ऐसी होती है, उसमें इंसान को सिर्फ खेलने कूदने में ही अच्छा लगता है। तो इसी वजह से उनके लेवल पर जाकर, उनके लेवल का कंटेंट देकर उसी तरह ही उन्हें एंटरटेनमेंट करने की कोशिश की जाएगी। उन्हें आकर्षक कार्यक्रम, जो कि डिजिटल युग में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एंटरटेनमेंट का एक स्रोत हो सकते हैं। पहुंच और समावेशिता बढ़ेगी। इंटरनेट आधारित होने के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों तक जो पहुंच है वो आसानी से हो सकती है। ये रेडियो जो है वो इंटरनेट पर चलेगा। अब इंटरनेट हर एक क्षेत्र में लगभग पहुंच चुका है, तो वहाँ पर हर एक क्षेत्र में, गाँव में, शहरों में बच्चों की जो भी बच्चों को नॉलेज देनी है उन तक आसानी तक पहुँच बन सकती है।
बाल केंद्रित दृष्टिकोण रहेगा, ये भी एक लाभ है। मतलब बच्चों को इसमें सेंटर में रखा जाएगा कि अगर कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई स्टोरी तैयार करनी है, कुछ भी क्रिएटिविटी तैयार करनी है, तो उससे क्या होगा, पहले बच्चों के लेवल का सोचा जाएगा, उनको सेंटर में रखकर हर एक गतिविधि, हर एक एक्टिविटी तैयार की जाएगी। बच्चों की आवाज़ और रुचियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि बच्चों को सुनाना है तो उनकी आवाज़ में ही उनको सुनाना होगा, तो इसी तरह से बच्चों की भागीदारी होगी और फिर उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह ये सारे लाभ हैं। अब देखिए इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं रेडियो नेलिका के। बाल जागरूकता होगी, इससे सशक्तिकरण बढ़ेगा। जागरूकता कैसे होगी, बच्चों को हम उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे, शिक्षा के बारे में, सुरक्षा के बारे में। जब उन्हें इन चीज़ की नॉलेज होगी तो वो बच्चे खुद ब खुद सशक्तिकरण बन जाते हैं, जिससे क्या होगा कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ती है। दूसरा होगा सकारात्मक डिजिटल अनुभव। जो मतलब इसमें क्या है कि कोई ऐड नहीं होगी, जो पहले विज्ञापन आता है ऐड, वो ऐड फ्री ये चैनल चलेंगे, मतलब ये रेडियो चलेगा। जो सुरक्षित सामग्री दी जाएगी, इससे क्या होगा कि बच्चों में एक पॉजिटिव सोच बढ़ेगी, एक क्रिएटिविटी मंच मिलेगा उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। और जो ऑनलाइन सामग्री हमें देखने को मिलती है यूट्यूब या फिर किसी चैनल पर कहीं पर भी, तो उस चीज़ से बच्चों को जो जोखिम हो रहा है तो उसको कम किया जाएगा। इससे क्या होगा, शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि इसमें कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स किए जाएंगे, बच्चों की जो बौद्धिक शक्ति, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसको और सामाजिक समझ को बढ़ाने के लिए। जैसे कोई पहेली पूछी जा सकती है, जैसे कुछ भी कोई भी उन्हें पजल टाइप कुछ दिया जा सकता है। तो उसी तरह से जैसे कि गाँव के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, थोड़े कम रचनात्मक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पूरी तरह से अच्छे मौके नहीं मिल पाते खुद को डेवलप करने के। तो रेडियो के थ्रू ये किया जाएगा कि हर एक बच्चे तक पहुँच आसानी से बनाई जाएगी। फिर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर संसाधन सीमित होते हैं वहाँ पर भी उन्हें विशेष रूप से उनको मतलब कि समावेश, मतलब कि उन्हें ऐड किया, मतलब बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी, उनकी सामाजिक समझ को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। सांस्कृतिक और सामुदायिक जुड़ाव होगा बच्चों का। उनको स्थानीय भाषा क्या होती है, जिस भाषा में हम, मतलब जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ की जो भाषा हम आसानी से समझते हैं, स्थानीय भाषा संस्कृति को शामिल किया जाएगा। बच्चे फिर अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, मतलब अपनी जो संस्कृति से जुड़े रहेंगे। जो भी सांप्रदायिक एकता है, सांप्रदायिक एकता होती है कि सभी धर्मों, हर एक प्रकार के लोग एक साथ मिलजुल कर रहें। तो इसमें क्या होगा कि एकता को बढ़ावा दिया जाएगा। रचनात्मकता और नवाचार की ये मतलब इसमें समावेश मिलने को देखने को मिलेगा। कहानियाँ, संगीत और जो भी इंटरेक्टिव सामग्री है, जैसे उनसे कोई रेडियो के थ्रू प्रश्न पूछा जा सकता है, बच्चे जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चों की जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ेगी। इंटरनेट की पहुंच हर जगह हो चुकी है, तो इसमें अब शहरी और जो गांव के बच्चे हैं उन सभी को आसानी से सामाजिक आर्थिक असमानता जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। पहले क्या होता था, मतलब अभी भी होता है कई जगह पर, कि जो गांव वाले बच्चे होते हैं ना उनको थोड़ा कम मौके मिलते हैं हर एक चीज़ में, तो वो खुद को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं मान पाते, खुद को इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम साधन होते हैं, बहुत सीमित। जैसे कि कुछ, जैसे कि सिर्फ प्राइमरी शिक्षा तक की जो गाँव में स्कूल होते हैं, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा या उसके बाद हाई शिक्षा जो होती है एजुकेशन, उसके लिए जो स्कूल होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं और बच्चे इतनी दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, उनका सामाजिक विकास नहीं हो पाता, वो समाज में आपसे मिलजुल कर नहीं रह पाते। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब सुधार करने के लिए इस पहल को किया गया है। नीति और सामाजिक प्रभाव भी पड़ेंगे। ये बाकी राज्यों के लिए, राज्य जो है बाकी स्टेट्स हैं उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा। अगर इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नतीजे आते हैं तो हो सकता है बाकी सभी स्टेट्स में कोई ना कोई ऐसी पहल की जा सके। ये बच्चों को डिजिटल शिक्षा, मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ भी बनाई जाएंगी। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है G7 के जो लीडर हैं, मतलब G7 लीडर्स मीट इन कनाडा में उनकी मीटिंग हुई है। अमिड राइजिंग यूएस पॉलिसी एंड ट्रेड टेंशंस, मतलब कि जो तनाव बढ़ते जा रहे हैं यूएस पॉलिसी को लेकर और ट्रेड टेंशंस को लेकर, तो उस पर एक तत्कालीन मीटिंग की गई है G7 लीडर्स के द्वारा कनाडा में। G7 नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है 15 से 17 जून तक चलेगा। ये 2025 को कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में हुआ है।
तो इसमें क्या हुआ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो भी व्यापार नीतियां, जैसे उन्होंने टैरिफ लगाया और भी बहुत सारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इतना ज़्यादा जो भी ड्यूटी उन्होंने एक्साइज ड्यूटी टैक्स वगैरह लगा दिया है, उनको और बढ़ते व्यापार का जो तनाव है उसके एक मतलब कि उसको सोल्यूशन करने के लिए इस बैठक को, इस मीटिंग को किया गया है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्को कार्नी, उन्होंने मेज़बानी की है इस सम्मेलन की, और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता जो है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, उभरते मुद्दे जैसे कि एआई पर चर्चा करने के लिए ये सभी मीटिंग की जा रही हैं। इसमें मुख्य बिंदु क्या रहे हैं इस मीटिंग के? सबसे पहले तो व्यापार का जो तनाव है और टैरिफ को लेकर ये तनाव और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप ने क्या किया, अमेरिका पहले की जो नीति है उसको अपनाया है और उसके तहत कनाडा, यूरोपीय यूनियन, जापान और बाकी जो देश है उन पर स्टील, एल्यूमिनियम, भारत भी इसमें आता है, एल्यूमिनियम और जो बाकी वस्तु उन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिए। कनाडा पर 25%, यूरोपीय यूनियन पर शराब जैसे उत्पादों पर 200% टैरिफ की धमकी दी गई है। तो ट्रंप जो है वो अपनी मनमानी करता जा रहा है लगातार, तो उसकी मतलब उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, उनकी नीतियों को थोड़ा सा सुधार करने के लिए इस मीटिंग को किया गया है। कनाडा और यूरोप ने फिर जवाब में फिर टैरिफ लगा दिया। तो इसी तरह से क्या है, जो आर्थिक व्यापार है वो मतलब कि उसमें तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या व्यापार युद्ध की स्थिति बन चुकी है। मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है कि व्यापार युद्ध होने वाला है। कनाडा के जो विदेश मंत्री है मेलानी जोली, उन्होंने कहा है कि व्यापार युद्ध ही ये हो चुका है कि अगर ट्रंप किसी पर टैरिफ लगाता है तो वो जवाबी में भी डबल टैरिफ लगा देते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि ये व्यापार युद्ध चल रहा है। जो अमेरिका के विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है कि ये वैश्विक व्यापार संबंधों को संतुलित करने की एक कोशिश है। तो जो अमेरिका है मतलब वो उनके जो मंत्री या ट्रंप है वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, वो ऐसा नहीं, वो ये नहीं मान रहे कि इसकी वजह से व्यापार युद्ध हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम ये वैश्विक जो विश्व के व्यापार है उनके संबंधों को हम संतुलित कर रहे हैं। G7 जो देश हैं ट्रंप को टैरिफ कम करने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो विश्लेषक है उनका मानना है कि कोई बड़ा व्यापार समझौता इस बैठक में नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या मुद्दा था इसमें, अमेरिका कनाडा के जो तनाव चल रहे हैं। ट्रंप ने कनाडा को 51 अमेरिकी राज्य बनाने की एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये भी अमेरिका का एक राज्य है कनाडा, जिससे कनाडीय नेतृत्व में जनता और नाराज़गी है, मतलब जनता नाराज़गी जता रही है कि अगर अमेरिका ने इसको अपने में शामिल कर लिया, मतलब 51 जो अमेरिकी स्टेट बना ली, तो इट मीन्स कि उसको भी अमेरिका के अंडर ही काम करना होगा। कनाडा के जो प्रधानमंत्री मार्को कार्नी, उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन अब वैश्विक मंच पर प्रमुख भूमिका नहीं निभाता है। उन्होंने ये बयान दिया कि कम्युनिक जारी करने की परंपरा को छोड़ने का फैसला कर दिया। 2019 में फ्रांस ने किया था। मतलब कि बड़े बड़े जो विश्व के जो मंच हैं उन पर वॉशिंगटन अपनी जो भूमिका है वो नहीं निभाएगा अब। इसके अलावा और भी मुद्दे थे इस मीटिंग को लेकर। यूक्रेन और रूस का मुद्दा, G7 जो कंट्रीज़ हैं उसमें यूक्रेन का समर्थन, रूस पर दबाव बढ़ाने की चर्चा होगी। ट्रंप की जो रूस के साथ नरम नीति है, मतलब ट्रंप जो रूस के साथ अपना मतलब रुख नरम रखता है, लेकिन दूसरों के प्रति, यूक्रेन के प्रति उसका कम समर्थन है। तो इससे क्या तनाव बढ़ता जा रहा है। मतलब जो रूस यूक्रेन का युद्ध है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। तो उसमें क्या है, जो अमेरिका है वो रूस को तो सपोर्ट करता है, उसके तरफ उसकी नीति मतलब नरम है, लेकिन जब दूसरी तरफ देखेगी यूक्रेन तो उसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। तो चीन को एक मुद्दा इसमें, जो ट्रंप ने जो चीन की जो उत्पादन क्षमता और गैर बराबरी प्रथाओं पर चिंता जताई है, जिसे G7 देश भी साझा करते हैं, लेकिन अमेरिकी टैरिफ ने एकजुटता को कमज़ोर किया है। मतलब जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो सभी देशों में कहीं ना कहीं जो एकता है या सहयोग है उनकी भावना कम होती नज़र आ रही है। इजराइल और ईरान का जो संकट है उस पर बातचीत की गई है। जो भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ते जा रहे हैं, खास करके अभी जो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है तो उसी बीच हालिया हमला हुआ, तो ये भी एक मुद्दा होगा इस मीटिंग का। इसके अलावा जलवायु में परिवर्तन होता जा रहा है लगातार, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, तो मतलब कि जलवायु में परिवर्तन एकदम इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने पहले तो ग्रीन एनर्जी नीतियों का विरोध किया था और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग कर रहे हैं। तो ये एक नया फोकस का क्षेत्र है। मतलब जो ट्रंप है वो अपनी मर्जी से कुछ भी किए जा रहा है, तो लेकिन बाकी जो कंट्रीज है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। तो इसी वजह से उन्होंने एक मीटिंग की है, हो सकता है इस मीटिंग से कोई ना कोई रिजल्ट निकल आए। तो इसके अलावा
जब हम देखते हैं मतलब कि जो ट्रम्प है उसकी जो ICE नीतियां जो अभी उसने हाल ही में अमेरिका में शुरू की हैं, जहां पर जो अवैध अप्रवासन है उस पर छापेमारी की गई है और उन लोगों को बंदी बना लिया गया है। तो इससे क्या है कि वहां की जो जनता है उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रम्प के खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि नो किंग जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं उसमें। तो बहुत से लोगों ने अमेरिका में 2000 से ज़्यादा जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया है कि अमेरिका को जो ट्रम्प प्रशासन, मतलब ट्रम्प प्रशासन ऐसा बनता जा रहा है अमेरिका में कि वो खुद को राजा मतलब राजतंत्र की तरह पेश करना चाहता है कि हमारे जो उस अमेरिका में एक राजा का राज होगा। मतलब जो ट्रम्प खुद को राजा मानकर अपनी कोई भी नीतियां कुछ भी चलाता जा रहा है। तो इसी वजह से उनके खिलाफ उनकी जनता ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। तो जो ट्रम्प है उससे हालांकि जो बाकी कंट्रीज़ ही नहीं, उनके जो देश के जो जनता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान या तनाव मुक्त हो रही है। मतलब तनाव उनका बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो ग्रुप ऑफ G7 क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है मतलब इंटरनेशनल की, दैट एड्रेसेस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी इश्यूज। मतलब आर्थिक जो होते हैं ना, आर्थिक और मौद्रिक नीतियां, तो उस पॉलिसीज़ पर जो भी इश्यूज आते हैं उन पर ये बातचीत करती हैं। तो इसमें अभी कौन कौन नेता हैं और इसमें अतिथि कौन रहे? G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो ये सभी कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। इसके अलावा यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैक्सिको की जो राष्ट्रपति है क्लाउडिया शेनबाउम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब के नेता भी आमंत्रित हैं। मतलब कि इन कंट्रीज़ के अलावा जो G7 में आती हैं उसके अलावा और भी कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है। कनाडा के नेतृत्व में जो व्यापार है उसका विविधीकरण हुआ है। रक्षा सहयोग पर जोर दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो राडार सिस्टम है उसका सौदा होगा और रीआर्म यूरोप पहल इसमें शामिल है। तो इस मीटिंग में ये सभी तय किया गया है कि इस पर रक्षा सहयोग को लेकर और जो भी व्यापार में विविधता पाई जाती है उसको लेकर जो भी मतलब पहल है वो की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंट्रीज़ की लोकेशन है। जो G7 कंट्री है ग्रुप ऑफ G, जिसमें USA, अमेरिका, कनाडा यहाँ पर है, UK जो है, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। तो ये सभी 7 कंट्रीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी बाकी कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है इस मीटिंग में। तो इसमें परिणाम मतलब क्या निकल सकता है इस मीटिंग का? तो एक तो हम देख रहे हैं व्यापार तनाव बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की जो ट्रम्प की टैरिफ की नीति है उसको लेकर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फिर G7 को मतलब मीटिंग की गई, तो वो जो मीटिंग भी है वो भी कमज़ोर नज़र आ रही है। कुछ खास उस मीटिंग में रिजल्ट निकलने की संभावना नहीं है। तो उन्होंने क्या माना है कि जो अमेरिका के खिलाफ बाकी 6 कंट्रीज़ हैं, तो इससे क्या होगा 6 वर्सेस 1 की जो मतलब हो सकता है, ऐसा हो सकता है 6 एक साइड और एक जो ना एक साइड हो। कनाडा के जो वित्त मंत्री हैं फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन, उन्होंने स्थिरता विकास को तो प्रायोरिटी बताया है, लेकिन टैरिफ और जो आर्थिक मंदी चल रही है पूरे विश्व में, तो उसकी आशंका पर चर्चा बड़ी रहेगी। अब देखिए टैरिफ क्या है कि किसी पर भी जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, मतलब इम्पोर्ट टैक्स लगता है, तो उस पर टैक्स लगा देना उसको टैरिफ कहा जाएगा। अब देखिए टैरिफ क्यों लगाया जाता है कि जो किसी भी देश का जो घरेलू उत्पाद होता है उसको बढ़ावा देने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। लेकिन ट्रम्प क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई हम तो बहुत मतलब हम तो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है। वो खुद को ऐसा मान रहा है कि हम जो किसी कंट्री से मतलब किसी भी कंट्री से जो इंपोर्ट करेंगे कोई भी वस्तु, कोई भी सेवाएं वगैरह, तो उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए उन्होंने। तो इससे क्या होगा कि जो इंपोर्ट होगा वो कम हो जाएगा। जिस कंट्री से इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस कंट्री का नुकसान होगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट किसे करेगा फिर। तो इसी वजह से ये टैरिफ की वजह से पूरे विश्व में जो आर्थिक स्तर पर जो असंतुलन बढ़ चुका है, तो टैरिफ की वजह से ही बढ़ा है। और ये तब से हुआ है जब से अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो राष्ट्रपति बने हैं। अब देखिए इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ट्रम्प वीटोड इजरायली प्लान टू किल ईरान सुप्रीम लीडर। तो हमें जैसे पता ही है कि इजराइल और ईरान का युद्ध अब शुरू हो चुका है ना। पहले तो इजराइल का रुख जो था गाज़ा की तरफ था और वहाँ पर अमानवीय संकट पूरी तरह से छाया हुआ है। अब क्या किया इजराइल ने
ईरान पर भी अटैक कर दिया कि उनको शक है कि जो ईरान है वो परमाणु बम बनाने की तरफ मतलब कदम बढ़ाते जा रहा है। लेकिन भाई अब जब अगर सोचा जाए तो आपके पास भी परमाणु बम है, उधर अमेरिका के पास भी है, तो बाकी सभी कंट्रीज़ के पास मतलब परमाणु बम है, तो फिर वो दूसरे को क्यों बनाने से रोक रहे हैं? तो इससे क्या है, वो अपनी अस्थिरता को मतलब अपने अस्तित्व को खतरा मान रहा है इजराइल। तो इसी वजह से इजराइल ने ईरान के जो 6 परमाणु ठिकाने थे उन पर अटैक किया। उसमें उनके जो परमाणु वैज्ञानिक थे उनको भी निशाना बनाया गया। हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है उनमें से। तो इसी वजह से क्या है, मतलब जो मध्य पूर्व वहाँ पर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो खाड़ी देश हैं उनमें। तो वो अब क्या किया, इजराइल का एक प्लान बनाया उन्होंने कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं, तो उनको मारने का एक उन्होंने प्लान बनाया। लेकिन जो अमेरिका है, ट्रंप इस पर वीटो की पावर लगा देता है कि मैं इसमें साथ नहीं दूंगा, जो ये नीति नहीं अपनाई जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका भी इजराइल के साथ है, वो भी ये कह रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना। लेकिन जो ईरान है वो दावा करता है कि हम अपना परमाणु संवर्धन नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम अपने देश में जो इलेक्ट्रिसिटी और जो स्वास्थ्य को लेकर मतलब दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए हम परमाणु का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके उल्ट जो बाकी जैसे कि इजराइल है, उन्होंने बिना सोचे समझे मतलब कि अटैक कर दिया। तो अब ईरान भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर अब क्या है, इंस्टेबिलिटी बन चुकी है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इजराइल की उस योजना पर वीटो कर दिया है जिस योजना में ईरान के जो सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई हैं उनकी हत्या की साजिश की गई थी। समाचार के मुताबिक मतलब जो न्यूज़ मिल रही है रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग इजराइल ने ट्रंप प्रशासन को खामेनेई को निशाना बनाने की एक योजना के बारे में सूचित किया था। इजराइल ने ट्रंप को कहा कि हमारे पास एक योजना है जिसमें आयतुल्ला जो अली खामेनेई है उसको हम मार सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है इसके बदले में कि अगर उसने अमेरिकी हितों पर हमला किया तो अमेरिकी सेना है पूरे बल के साथ आपको जवाब देगी। उसके अलावा कूटनीतिक समाधान की उम्मीद भी करी है। ये कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच जो शांति समझौता संभव हो सकता है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो ये दावा करते हैं कि मतलब उन्होंने इस टिप्पणी से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये संकेत दिया है कि इजराइल अपने हितों के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा। मतलब जो इजराइल है वो एक तरफ कह रहा है कि हम अपने हितों के लिए लड़ेंगे, उधर अमेरिका कह रहा है हम अपने हितों के लिए लड़ेंगे। तो अब क्या है, वहाँ पर भी मतलब विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ती जा रही है। अब देखिए ऐसा क्यों किया ट्रंप ने। ट्रंप के मतलब रीज़न क्या था इसके पीछे? उसने कहा है कि मैं क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना चाहता हूँ। तो अगर खामेनेई जैसे उच्च स्तरीय हमले से, ठीक है, मध्य पूर्व में जो बड़े पैमाने पर अस्थिरता और ज़्यादा फैल सकती है, क्योंकि वहाँ के ये सुप्रीम लीडर हैं, ये हैं आयतुल्ला खामेनेई और ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू और ये हैं ट्रंप। तो ट्रंप क्या कहते हैं कि मैं क्षेत्रीय स्थिरता बनाना चाहता हूँ, ईरान के साथ कोई भी टकराव नहीं चाहता मैं, ना ही प्रॉक्सी युद्धों में वृद्धि करना चाहता हूँ। तो पूर्ण युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इससे। तो ट्रंप ने इस जोखिम को टालने के लिए ये वीटो किया है। इसके अलावा कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देता है। तो ट्रंप कहता है कि इजराइल और ईरान के बीच जो है शांति की समझौता हो सकता है, उसका जिक्र किया है। खामेनेई की हत्या से कूटनीति की कोई भी संभावना खत्म हो सकती है। ट्रंप ने ये कदम कूटनीतिक रास्ते को खुला रखने की कोशिश हो सकता है कि उसका जो कूटनीतिक रास्ता है उसको खुला रखा जाए। विशेष रूप से जो अब्राहम समझौता है उसे जैसे क्षेत्रीय शांति प्रयासों को मजबूत करने के लिए, मतलब कि जो कूटनीति समाधान अपनाना चाह रहा है कि हम मतलब आराम से बैठकर वार्ता के साथ शांति समझौता कर सकते हैं। हालांकि ये ऐसा अब संभव नहीं लग रहा है। अब अमेरिका अपने हितों की रक्षा करना चाहता है। एक जो वरिष्ठ अधिकारी हैं अमेरिकी अधिकारी, उन्होंने कहा है कि ट्रंप का जो रुख है, जब तक ईरान ने अमेरिकी नागरिकों या हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया तब तक वो उसके नेतृत्व को निशाना बनाना सही नहीं होगा। तो ट्रंप कह रहा है कि जब तक अमेरिका से डायरेक्ट उसका कोई भी नुकसान, मतलब अमेरिका को नुकसान नहीं होगा या अमेरिका से डायरेक्ट उसका सैन्य टकराव नहीं होगा, तब तक वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। तो अमेरिका को ईरान के साथ अवश्य टकराव से बचाने के लिए ये एक नीति हो सकती है। अब मान लीजिए अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर, मतलब कि दोनों मिलकर ईरान के जो सर्वोच्च नेता उसको ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, तो वहाँ की जो जनता है वो पूरी तरह से मतलब इनके खिलाफ हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि टकराव वो है वो बढ़ता जाएगा। इजराइल पर वो दबाव बनाए रखना चाहता है। ट्रंप जो है इजराइल पर मतलब इजराइल के साथ उसने एक
गठबंधन तो किया है, लेकिन वीटो से उन्होंने ये भी कह दिया कि इजराइल को एक तरफा कार्रवाइयों से पहले अमेरिका की सहमति की ज़रूरत होगी। मतलब कि अमेरिका जो ट्रंप है वो बहुत चालाक है, वो ये नहीं चाहता कि मैं ये दिखाऊं कि मैं मतलब कि इजराइल के साथ जो उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। तो वो इजराइल का एक तरह समर्थन तो करता है, लेकिन यह भी दिखाना चाहता है कि कोई भी अगर इजराइल के द्वारा फैसला लिया जाता है तो उसमें क्या है, ट्रंप की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। तो जो अमेरिका की क्षेत्रीय नेतृत्व की स्थिति है उसको मजबूत करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि मेरा सभी देशों पर कंट्रोल है, अगर मैं वीटो लगा सकता हूँ तो उससे क्या होगा कि कोई भी कंट्री ये काम नहीं कर पाएगी। तो इसी वजह से वो अपना दबाव बनाना चाहता है, इस पर पूरे विश्व पर भी अपना दबाव बनाना चाहता है। जैसे कि पता ही हमें, जो ट्रंप है दूसरी बार राष्ट्रपति बना है, तो 2025 में ये शुरू हुआ है जब इसका कार्यकाल समय, तो वैश्विक और घरेलू स्तर पर कई चुनौतियों से जूझ रहा है। ईरान के खिलाफ बहुत मतलब बड़े पैमाने पर कार्रवाई को मंजूरी देने से विश्व में जो समुदाय हैं, विशेष रूप से रूस और चीन जैसे देशों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है। मतलब चीन और जो रूस है वो इस चीज़ का विरोध कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो अमेरिका है वो अपने राजनीतिक दबाव को बनाए रखना चाहता है, तो इसी वजह से उसने क्या है इस फैसले को मतलब दिया है कि वो वीटो करता है जो आयतुल्ला खामेनेई है उसके असैसिनेशन पर। ईरान को चेतावनी के साथ संतुलन करना चाहता है। ट्रंप ने ये कहा है कि अगर वीटो के साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है, ऐसा नहीं कि वीटो कर दिया तो अब उसको कुछ नहीं किया जाएगा, साथ में उसने मतलब चेतावनी दे दी है, उसको अवेयर कर दिया है कि अगर ईरान ने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका क्या है पूरे अपने बल के साथ उसका जवाब देगा। मतलब वो पूरे अपनी ताकत लगा देगा ईरान को जवाब देने में। चेतावनी और कूटनीति के माध्यम से ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है। मतलब अमेरिका जो है ट्रंप वो हर प्रकार से हर तरह दबाव अपना बनाना चाहता है, जैसे कि वो उधर इजराइल पर अपना दबाव दिखाना चाहता है कि इजराइल पर मेरा इतना ज़्यादा है मतलब इतना दबाव है कि इजराइल कोई भी काम है वो मुझसे पूछ कर करता है। इधर ईरान को धमकियां दी जा रहा है, लेकिन जो ईरान है उसका रुख वो साफ साफ है, वो चाहता है कि अब इजराइल ने जब हम पर अटैक किया तो हम भी उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो इसको एक अमानवीय क्रूरता का नाम दिया गया है। जैसे कि इजराइल तो पहले ही बहुत अमानवीय कार्य कर रहा था, जैसे गाज़ा में कोई भी सहायता पहुँचाने पर उसने नाकाबंदी लगा दी, रोक लगा दी थी। हाँ, यहाँ तक कि जो भी वहाँ पर सहायता लेकर जाता था तो उनको भी मतलब कि पकड़ लेते थे। जैसे कि ग्रेटा जो थनबर्ग थी वो एक एक्टिविस्ट थी फ्रांस की, तो वो जब सहायता लेकर जा रही थी गाज़ा में तो इजराइल ने क्या किया, उनको भी बंदी बना लिया था। तो इसी तरह इजराइल अपनी मनमर्जी करना चाहता है। दूसरी तरफ जो अमेरिका है कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करता है, लेकिन वो डायरेक्टली दूसरी कंट्रीज़ को दिखाना नहीं चाहता कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसी तरह ये थे हमारे जो इतने आज हमारे जो टॉपिक थे इतने ही थे, हालांकि थोड़े इंपॉर्टेंट थे। इसमें जो हमने पहले देखा था जो रेडियो वाला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाल रेडियो की पहल है वो किस कंट्री में किस स्टेट के द्वारा की जा रही है, तो वो केरला के द्वारा की गई है, ताकि बच्चों को सुरक्षित कंटेंट उनको सही दिशा में उनका सामाजिक विकास हो सके। तो इसी वजह से दूसरा जो G7 तत्कालीन मीटिंग की गई है, ट्रंप की नीतियों को देखकर ये मीटिंग की गई थी, लेकिन हालांकि इसके रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो मिलते हैं हम अपने कल की न्यूज़ के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।